नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्शन आईएएस में। हिस्ट्री सीरीज को हम लोग बारी बारी से कंप्लीट कर रहे हैं। इस सीरीज को आप लोग कंटिन्यू रूप से फॉलो करें। आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सारे ही एग्जामों में आप लोगों को इस सीरीज से लाभ अवश्य मिलेगी। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दो कथन दिया गया है, कथन 1 और कथन 2। चलिए बारी बारी से देखते हैं। कथन 1 में दिया है यहाँ पे, भारत में राष्ट्रीयता जिसे पश्चिमी देशों से शिक्षा प्राप्त भारत के राजनीतिक नेतृत्व द्वारा विशेष अधिकृत प्रतिष्ठा दी गई थी, पश्चिमी जगत से भिन्न किंतु व्युत्पादित इसी को प्रोत्की बोला गया है, अर्थात डेरिवेटिव डिस्कोर्स थी। यहाँ पे आप लोग इस सेंटेंस का मतलब समझने का प्रयास करिए कि भारत में राष्ट्रीयता जिसे पश्चिमी देशों से शिक्षा प्राप्त करके, कहने का मतलब है कि जो भी यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा का एक तरीके से देखा जाए तो उद्देश्य क्या था कि रंग रूप में पूरी तरीके से भारतीय हो और आचार विचार में पूरी तरीके से अंग्रेज हो। लेकिन दूसरा चीज़ ये भी समझना है आपको कि जो वेस्ट साइड में, जो भी ब्रिटेन वगैरह में, यूरोप वगैरह में जो शिक्षा दी जा रही थी अपने लोगों को, क्या वो शिक्षा यहाँ पे दी गई भारतीयों को? वो शिक्षा यहाँ पे भारतीयों को नहीं दी गई। इसीलिए बोला जा रहा है कि पश्चिमी जगत से भिन्न किंतु व्युत्पादित प्रोत्की। इसका मतलब कि जो भी शिक्षा यहाँ पे भारतीयों को दी गई, उन्हीं शिक्षाओं का प्रयोग करके इन लोगों के द्वारा, जो भी बुद्धिजीवी लोग थे, बहुत सारे नाम थे, कितने सारे लोग वकील बने, और इन लोगों के द्वारा किसी न किसी रूप में भारत की जनता को यूनाइट करने का प्रयास किया गया। धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना को यहाँ पे जगाने का प्रयास किया गया। अब दूसरा कथन देखिए आप लोग कि पश्चिमी साम्राज्यवाद की प्रतिक्रिया के रूप में भारतीय राष्ट्रीयता ऐसी सभी प्रतिक्रियाओं के समान जो उससे रूप ग्रहण करती है जिसकी प्रतिक्रिया में यह तय होती है। बिल्कुल यहाँ पे देख पा रहे हैं, पश्चिमी साम्राज्यवाद की प्रतिक्रिया के रूप में भारतीय राष्ट्रीयता ऐसे सभी प्रतिक्रियाओं के समान, जैसे अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो उस समय ऑलरेडी फ्रांसीसी क्रांति हो चुकी थी, अमेरिकी क्रांति हो चुकी थी। तो जो भी यहाँ पे वेल एजुकेटेड लोग यहाँ पे हो रहे हैं, तो उसके पीछे तो कारण तो कम से कम समझ रहे हैं ना यहाँ पे कि कारण क्या है। अमेरिकी क्रांति कितना बड़ा एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को यहाँ पे कोट के रूप में करने का प्रयास करिए और फिर समझिए कि जो भी यहाँ पे उस रूप में ग्रहण करती है जिसकी प्रतिक्रिया में यह क्या होती है, तय होती है। हमेशा ही किसी अच्छे चीज़ को, जैसे एजुकेशन है, इस एजुकेशन को आप कितना भी लाख चाह लें कि इस एजुकेशन को करा के हम किसी को, ठीक है, मतलब होता है ना, गलत रास्ते पे डाकू बना दे, चोर बना दे, उचक्का बना दे, तो अगर वो जेन्युइन तरीके से अगर किया हुआ है तो इस रास्ते में जब तक कोई मजबूरी ना हो तब तक वो आ ही नहीं सकता है। और यहाँ पे यही तो ये लोग कर रहे हैं कि इसको भारतीयों को वेल टैलेंट या फिर कहीं ना कहीं कुछ एजुकेशन का पार्ट सिखा के भरे उनको क्लर्क का ही यहाँ पे पद क्यों ना दिया जा रहा है। तो अगर वे लोग पढ़ने योग्य हो जा रहे भारतीय लोग, तो वे भी पश्चिमी जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट है, अच्छी अच्छी जो भी बातें हैं, उसको ये लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो इनको तो समझ में आ रहा है ना कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कि ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ही क्या है, सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। और कथन 2 है यहाँ पे, कथन 1 का यहाँ पे क्या कर रहा है, सही तरीके से स्पष्टीकरण भी कर रहा है। आप लोग यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से दो कथन है। यहाँ पे भी सेम चीज़ दिया हुआ है। आइए डायरेक्ट हम लोग कथन पे आते हैं। ब्रिटिश विधिवेत्ता प्रामाणिक मूल ग्रंथों के अधिनियमों को समझने के लिए भारतीय पंडितों और मौलवियों का भरोसा करते थे। ये स्टेटमेंट देखा जाए तो बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आपको ध्यान होगा 1772 से न्याय प्रणाली की व्यवस्था की गई थी और इसमें किया क्या गया था कि प्रत्येक जिला में 2 अदालतें यहाँ पे खोला गया था, जिसमें एक यहाँ पे दीवानी अदालत था, सिविल था, दूसरा यहाँ पे क्रिमिनल था, फौजदारी था।
लेकिन यहाँ पे जो भी निर्धारण होगा यही आपको ध्यान रखना, सिविल या क्रिमिनल, ठीक है, सिविल मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, सिविल दीवानी मामला या फिर आपराधिक मामला जो भी है यहाँ पे फौजदारी मामला, इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ब्रिटिश कानूनी विद्वानों ने भारतीय पंडित और मौलवियों पर, जो भी पंडित हो गया हिंदू धर्म, मौलवी हो गया मुस्लिम धर्म, इन पर आधिकारिक ग्रंथों के सिद्धांत की समझ पर भरोसा किया हुआ था। तो इसीलिए यहाँ पर गलत नहीं होगा, क्योंकि मौलवी और हिंदू पंडितों ने यूरोपीय जिला कलेक्टरों के लिए भारतीय कानूनों की यहाँ पे व्याख्या की, क्योंकि अभी तक तो लोग इसी के अकॉर्डिंग ही लोग चल रहे थे। चाहे मुगल काल की बात कर ले, वहाँ पे भी धर्म को ऊपर रखा गया था। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जो भी कोई अपराध करता था, जो भी कोई मामला फंसता था, उसमें धर्म का एक एंगल को जोड़ के ही कोई न कोई फैसला दिया जाता था। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में बंगाल में जो तारकेश्वर मंदिर जो आंदोलन चला हुआ था, तारकेश्वर जो कांड चला था, देखिए कितना इम्पोर्टेंट घटना था वो। तो आपको यहाँ पे ध्यान रख के चलना है। और आपराधिक अदालतें अभी भी देखा जाए तो वहाँ पे भी एक काजी और मुफ्ती पूरी तरीके से न्यायवादी थे, क्योंकि मुगल काल में ये सब चल रहा था। काजी हो गया या फिर मुफ्ती हो गया, चल ही रहा था, दोनों ही धर्मों से संबंधित ये लोग सुनवाई भी करते थे। लेकिन ऊपर कौन होता था इनके? कलेक्टर होता था। कलेक्टर यहाँ पे होता ही होता था। तो ये कलेक्टर की निगरानी में ये सब जो भी एक्सप्लेनेशन था धर्म के अकॉर्डिंग ये लोग करते थे। तो पहला स्टेटमेंट सही होगा। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे कि ब्रिटिश सत्ता में 1783 में हिंदू कानूनों को तथा 1785 में मुस्लिम कानूनों को संहिताबद्ध किया। देखिए संहिताबद्ध तो जरूर किया गया, लेकिन ये टाइमलाइन गलत दिया हुआ है। 1775 में देखेंगे तो 11 पंडितों को हिंदू कानूनों के संकलन के लिए कहा गया था 1775 में, और 1778 में यूरोपीय न्यायाधीशों के लाभ के लिए मुस्लिम कोड को भी यहाँ पे तैयार किया गया था। यही तो कारण है ना। आगे चल के देखेंगे तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना होगी 1783 में, संस्कृत कॉलेज की स्थापना होगी 1785 में। तो यहाँ पे कथन सेकेंड गलत हो जाएगा, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। कथन 1 सही है लेकिन कथन सेकेंड गलत है। यहाँ पे भी सेम चीज है, कथन 1 और कथन सेकेंड। कथन 1 में बताया जा रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने तर्क दिया कि जो कुछ बाहर अपवाहित हो रहा है, गंगा नदी से अच्छी अच्छी वस्तुओं को सोख के ले जाके, कैसे बोला गया, क्यों ले जाके टेम्स नदी के किनारे गिरा देती है या फिर वहाँ से निचोड़ लिया जाता है उन सारी अच्छी अच्छी वस्तुओं को। वह संभावित अधिशेष था जिसे यदि भारत में निवेश किया जाता तो भारत में आर्थिक विकास हो सकता था। बिल्कुल ये सही तर्क दिया जा रहा है दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जिनको यहाँ पे ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में भी जाना जाता है। और उनके द्वारा द ड्रेन थ्योरी या फिर कह सकते हैं कि धन निष्कासन का जो सिद्धांत दिया गया था, उसमें क्या बताया गया था कि भारत से इंग्लैंड के लिए धन के निरंतर जो प्रवाह है जारी है, जिसके लिए भारत को पर्याप्त आर्थिक, वाणिज्यिक या जो भी फिजिकल रिटर्न है कुछ यहाँ पे नहीं मिल रहा है, फ्री में जा रहा है। और औपनिवेशिक सरकार भारतीय संसाधनों का प्रयोग राजस्व, कृषि और उद्योग भारत के विकास के लिए नहीं बल्कि ब्रिटेन में इसके उपयोग के लिए यहाँ पे कर रही है। इस सिद्धांत में दादा भाई नौरोजी ने उल्लेख किया कि जिस धन को निकाला जा रहा है वह एक संभावित क्या था, अधिशेष था। अधिशेष का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी काम करिए, जो भी उसका कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट वगैरह अगर छांट दीजिए, बाकी का जो बच रहा है वो क्या है, अधिशेष ही है, मुनाफा ही है। तो अगर इस अधिशेष को अगर भारत के डेवलपमेंट पे लगाया जाता तो ये भारत का क्या होता, विकास होता। यही वो बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं। और दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन में भी इसका पूरी तरीके से उल्लेख किया हुआ है। दूसरा है, साम्राज्यवादियों का मानना था कि भारत को बड़े पूंजीवादी विश्व में लाया गया था, माने बड़े पूंजीवादी विश्व में लाया गया था और यह अपने आप में आधुनिकीकरण की दिशा में प्रगति थी। देखिए एंशिएंट एरा से ही देखेंगे तो भारत का जो
पूरे विश्व में जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा था, और अंग्रेजों के समय भी देखा जाए तो इतना कमज़ोर नहीं था। लेकिन ये जो अधिशेष बच रहा है किसके पास जा रहा है यहाँ पे? पूरी तरीके से अंग्रेजों के पास ही यहाँ पे जा रहा है। तो उस समय भी यहाँ पे जो भी साम्राज्यवादी देश है वो तो यहाँ पे मान रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। इसीलिए कथन देखा जाए तो ये सही भी हो जाता है, लेकिन उसका लाभ भारतीयों को नहीं मिला, लेकिन भारत सरकार को तो ज़रूर मिला, जो कि खुद ही यहाँ पे ब्रिटिश लोग यहाँ पे मौजूद थे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ब्रिटिश भारत को लाभ मिल रहा है, और ब्रिटिश भारत को लाभ कहने का मतलब है यहाँ पे कि इंग्लैंड को मिल रहा है, ब्रिटेन को मिल रहा है। तो क्या अगर भारत को लाभ नहीं मिल रहा है, ब्रिटेन इंग्लैंड को मिल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भारत का विकास इससे हो पाएगा? आप खुद समझदार हैं। दोनों कथन देखिए सही है, लेकिन कथन जो सेकेंड है, कथन 1 की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा बी। क्रिप्स मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्रिप्स मिशन के बारे में, मार्च 1942 में क्रिप्स ने वार कैबिनेट को एक मसौदा घोषणा, जिसको ड्राफ्ट डिक्लेरेशन भी बोला जाता है, इस पर सहमत होने के लिए यहाँ पे राजी किया। बिल्कुल करेक्ट है यह। मार्च 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारतीय समर्थन प्राप्त करने के लिए संवैधानिक प्रस्ताव के साथ स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा गया था। अब इसके कुछ मुख्य लोक लुभावन प्रावधान थे। पोस्ट डेटेड चेक भी इसको बोला गया कि भारतीय संघ में एक प्रभुत्व वाला राज्य स्थापित किया जाएगा। ये क्रिप्स मिशन के प्रावधानों में शामिल था, और यह राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंधों को तय करने और संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र होगा। इसके अलावा इसमें यह भी बातें बोला गया कि युद्ध की समाप्ति के बाद से नया संविधान बनाया जाएगा, और इसके लिए एक विधानसभा बुलाई जाएगी, और इस विधानसभा के सदस्यों को आंशिक रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से और आंशिक रूप से जो भी प्रधानों द्वारा नामित किया जाएगा। तो यहाँ पे चौथा जो स्टेटमेंट है कि युद्ध के पश्चात मिशन ने संविधान निर्माण निकाय का गठन का प्रस्ताव दिया था, इसीलिए ये भी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो ए भी सही है, देखिए बी भी सही है। और इसमें यह भी बोला गया ब्रिटिश सरकार 2 शर्तों के अधीन नए संविधान को स्वीकार करेगी, और वो 2 जो शर्त होगा, कब कब ब्रिटिश सरकार स्वीकार करेगी, तो कोई भी प्रांत देखिए जो संघ में शामिल होने का इच्छुक नहीं है, उसका अलग संविधान हो सकता है और एक अलग संघ बन सकता है, और नया संविधान बनाने वाली संस्था और ब्रिटिश सरकार सत्ता के हस्तांतरण को प्रभावित करने और नस्ली और धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए एक संधि पर बातचीत करेगी। और इसी बीच भारत की रक्षा ब्रिटिश हाथों में रहेगी, और गवर्नर जनरल की शक्तियाँ यहाँ पे पूरी तरीके से बरकरार रहेगी। और युद्ध के पश्चात, ठीक है, मतलब मिशन ने डोमिनियन दर्जा का भी प्रस्ताव दिया था। तो बिल्कुल करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल ने मिशन के साथ बातचीत के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। देखिए मैं चाहता तो एक लाइन में बोल के निकल जाता, लेकिन यहाँ पे हर एक एंगल में आपको समझना होगा। प्रश्न का नेचर आजकल डायरेक्ट वे में नहीं पूछा जा रहा है, कंसेप्चुअल वे में प्रश्न पूछने का पैटर्न आजकल बहुत अधिक हो गया है, तो आपको उस वे में तैयार रहना होगा। याद होगा आप लोगों को, ठीक है, जो बीपीएससी के जो चेयरमैन थे अतुल प्रसाद, उन्होंने भी बोला था कि देखिए अब लुसेंट का ज़माना गया, लुसेंट से बीपीएससी नहीं निकलेगा। अगर आपको बीपीएससी निकालना है तो थ्रू आउट आपको जाना होगा, डीपली स्टडी करना पड़ेगा, कि बीपीएससी के राह पे धीरे धीरे चलना होगा। तो वही मैं करा रहा हूँ। इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट है, इस पर 1765 में हस्ताक्षर किए गए थे, बिल्कुल सही है। मुगल सम्राट ने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी औपचारिक रूप से अनुदत्त की थी, ये भी बिल्कुल सही है। 50 लाख रुपए के भुगतान पर अवध इसके नवाब को लौटा दिया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। बनारस तथा आसपास के इलाका अवध से अलग करके शाह आलम को सौंप दिया गया था, देखिए गलत हो जाएगा।
तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा डी हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान होना चाहिए कि इलाहाबाद की जो संधि हुई थी 2 बार हुई थी। पहली तो संधि यहाँ पे की गई थी 12 अगस्त 1765 को, और यह संधि जो की गई थी रॉबर्ट क्लाइव, चूंकि उसको बुलाया गया था ब्रिटेन से, और दूसरा था यहाँ पे मुगल सम्राट शाह आलम। मुगल सम्राट शाह आलम यहाँ पे सेकेंड था, और साथ में उस समय बंगाल का नवाब भी था। अब इसमें देखेंगे तो कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हुए। आपको याद होगा कि बिहार में उप दीवान ही बनाया गया था सिताब राय को, वैसे ही उड़ीसा में बनाया गया था, बंगाल में बनाया गया था, अलग अलग नजमदौला वगैरह को बंगाल में बनाया गया था शायद, ठीक है। नजमदौला नहीं था, एक और नाम है, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा सिताब राय के साथ साथ 2 और उप नवाब बनाया गया, सॉरी उप दीवान बनाया गया था कर वसूली के लिए। कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के जिलों को अवध के नवाब से ले लिया, जो बिल्कुल करेक्ट है, और अपने इलाहाबाद न्यायालय के रख रखाव के लिए मुगल सम्राट को दे दिया। एक सोची समझी रणनीति के तहत मुगल सम्राट को दीवानी अधिकारी के बदले 26 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन का वादा किया गया था, प्रॉमिस किया गया था, और निजामत कार्य जैसे कि सैन्य, रक्षा, पुलिस, न्यायपालिका के कार्यों के बदले कंपनी को 53 लाख का प्रावधान दिया गया था कि ये निजामत के द्वारा यहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि डी जो है यहाँ पे पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। इलाहाबाद की दूसरी संधि से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। जैसे इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को यहाँ पे हुई थी अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ, रॉबर्ट क्लाइव ने ही यहाँ पे किया था। और यहीं पे देखेंगे तो अवध कड़ा हो गया और इलाहाबाद जिलों को छोड़कर नवाब को बहाल किया गया था, और नवाब को अवध में अपने खर्च पर एक ब्रिटिश टुकड़ी को बनाए रखना था। साथ ही कंपनी को अवध प्रांत में मुक्त व्यापार अधिकार दिए गए थे, और युद्ध क्षतिपूर्ति के रकम में कंपनी को 50 लाख का भुगतान किया जाना था। तो ए बी सी यहाँ पे तीनों करेक्ट स्टेटमेंट है, डी यहाँ पे करेक्ट होगा चूंकि ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी इरविन समझौता का उपबंध नहीं है? गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन के सभी राजनीतिक कैदियों को तत्काल मुक्त करना था, बिल्कुल सही है। भारत के वित्तीय ऋण को कवर करने के लिए मार्च 1931 के समझौते के खंड सेकेंड में आरक्षण तथा रक्षोपाय को परिभाषित किया गया था। अभी मैं आपको समझाऊंगा, ये भी सही है। तृतीय पक्षों को पहले से बेची गई जब्त जमीन की वापसी थी, ये करनी थी, ये भी बिल्कुल सही है। शोषित वर्गों के लिए 18% सीटों का आरक्षण था। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ऐसा कोई प्रावधान इसमें था ही नहीं। तो गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था 5 मार्च 1931 को यहाँ पे हुआ था, उसमें तत्कालीन वायसराय था लॉर्ड इरविन था। दोनों में जो बैठक हुआ था जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से गांधी और सरकार की ओर से इरविन था। समझौते के अनुसार इस बात पर सहमत बनी हुई थी कि हिंसा के लिए दोषी सभी राजनीतिक कैदियों को तत्काल रिहाई दी जाए, लेकिन सरकार इस पर सहमत नहीं हुई थी। मांग ये थी, हुआ था कि दिया जाएगा लेकिन तत्काल रिहाई नहीं दिया जाएगा। अभी तक एकत्र नहीं किए गए सभी जुर्माने की यहाँ पे छूट के लिए यहाँ पे मान लिया गया था, जितना भी जुर्माना वगैरह लगाया है, ठीक है, छूट दे दिया जाएगा। अधिगृहित भूमि की वापसी अभी तक तीसरे पक्ष को यहाँ पे नहीं बेची गई है। जिन सभी सरकारी कर्मचारियों ने इस्तीफा दिया था उनके लिए विशेष प्रावधान लाया जाए, और तट के किनारे के गांवों में खपत के लिए नमक बनाने का यहाँ पे अधिकार दिया जाए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे मांगे थी। शराब और विदेशी कपड़ों की दुकान के शांतिपूर्ण और गैर आक्रामक अधिकार के लिए भी यहाँ पे मांग किया गया था। अब इसमें देखेंगे तो कांग्रेस जो सहमत हुई थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करो, ठीक है, जो बातें चल रहा था इरविन बता रहा था, तो उसमें यहाँ पे बंद किया गया, और यहीं से मार्ग भी खुला दूसरा गोलमेज सम्मेलन का। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। आगे बात की जा रही है कि 5
मार्च को दिल्ली संधि के खंड सेकेंड में, उसमें था एक खंड सेकेंड जो प्रावधान था, इसने पहले गोलमेज सम्मेलन सत्र में उल्लिखित योजना के भविष्य की चर्चा के दायरे को दृढ़ता से बढ़ाया और इस तरह के मामलों को कवर करने के लिए, निपटान करने के लिए आरक्षण और सुरक्षा उपायों को परिभाषित किया। जैसे कि उदाहरण के लिए देखा जाए तो रक्षा, विदेशी मामले, अल्पसंख्यकों की स्थिति, भारत का वित्तीय ऋण और दायित्वों का निर्वहन, ये सब यहाँ पे इसमें शामिल था। जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन को रिहा किया जाना था। ध्यान रखिएगा, जो भी कैदी थे उस आंदोलन में पार्टिसिपेट किए हुए। और इसमें सबसे अधिक क्रिटिसाइज ये किया जाता है कि देखिए भगत सिंह को लेके, कि भगत सिंह के जीवन को बचाने के लिए बहुत कम प्रयास किए गए थे और नमक और गैर राजनीतिक स्वदेशी प्रचार के बारे में टोकन रियायतें गांधी द्वारा लेने से पूरी तरीके से अनबैलेंस था, असंतुलित यहाँ पे हो चुका था। और कुछ सख्त बर्ताव के बाद पुलिस अत्याचारों को जांच करने और जब्त जमीनों की वापसी की मांग पहले से ही तीसरे पक्ष को यहाँ पे एक तरीके से बेची गई थी। और एक रियासत जो विशेष रूप से गुजरात में बहुत प्रतिकूल प्रतिक्रिया की वजह से यहाँ पे पैदा हुई थी, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि तृतीय पक्षों को पहले से बेची गई जब्त जमीन की क्या हुई थी, यहाँ पे वापसी कर दी गई थी। इसीलिए यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट होगा। और आपको ध्यान होगा आगे चल के पूना पैक्ट जो लाया गया आएगा 24 सितंबर 1932 को, जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो अंबेडकर के द्वारा जो मांग रखी गई थी पृथक निर्वाचन चुनाव को लेके, गांधी ने आमरण अनशन किया यरवदा, पूना में जो यरवदा सेंट्रल जेल है वहीं पे। और फाइनली 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। करेक्ट है ABC, डी यहाँ पे नहीं होगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। निम्नलिखित में से कौन नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं है? नेहरू रिपोर्ट का देखिए अनुशंसा क्या नहीं है, देखा जाए तो पृथक निर्वाचक मंडल ऐसा कोई अनुशंसा नहीं था, बाकी सब करेक्ट है। डोमिनियन दर्जा, एकात्मक तथा लोकतंत्रीय केंद्र और वयस्क मताधिकार। नेहरू रिपोर्ट के कुछ मुख्य बातों को हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि 10 अगस्त 1928 को इसे लाया गया था और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के भीतर भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट, जैसे कि कनाडा कह लीजिए, ऑस्ट्रेलिया कह लीजिए, ठीक है, इसी टाइप का प्रावधान के लिए यहाँ पे मांग किया गया था। और यह देखिएगा तो जवाहरलाल नेहरू हो गया, सुभाष चंद्र बोस सहित कई नेताओं के जो छोटे छोटे समूह हुआ करते थे, मतलब इस चीज़ को लेके काफ़ी ही यहाँ पे कंट्रोवर्सी थी, विवाद भी यहाँ पे चल रहा था। और अधिकतर लोगों का मानना था कि डोमिनियन क्यों, हमें क्या चाहिए, कंप्लीट चाहिए यहाँ पे पूर्ण स्वतंत्रता। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, डोमिनियन था इसमें, लेकिन इसमें कंट्रोवर्सी थी, बहुत सारे लोग मांग कर रहे थे पूर्ण स्वतंत्रता की। नागरिकों के रूप में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकार दिया गया, बोला गया कि कोई भी राज्य का धर्म नहीं होगा और किसी भी समुदाय के लिए अलग निर्वाचक मंडल नहीं थी। इसने अल्पसंख्यक सीटों के लिए यहाँ पे आरक्षण का प्रावधान किया था और इसने केंद्र और प्रांतों में मुसलमानों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की थी, जहाँ वे अल्पमत में थे, और बंगाल और पंजाब में जहाँ पे नहीं थे। मैंने ऐसा ज़रूरी नहीं होगा, ठीक है, कि अगर ये लोग हैं, रिजर्वेशन वहीं होगा जहाँ पे लोग अल्पमत में हैं। जहाँ इनकी संख्या अच्छी खासी है वहाँ पे रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए बी यहाँ पे गलत हो जाता है। और इसके अलावा फंडामेंटल राइट वगैरह की सब मांग की गई थी। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका होगी, विधायिका के लिए मंत्रालय जिम्मेदार होगा। तो एकात्मक तथा लोकतंत्रीय केंद्र इन सारे चीज़ों में दिखाई देता है। वयस्क मताधिकार भी सब है, ठीक है। मौलिक अधिकार के साथ साथ 21 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष और महिलाओं को वोट देने का अधिकार शामिल था। एक एक पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, देखिए इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में पूछा जाता है। 1859 के नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। 1859 का देखिए नील विद्रोह बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसे बढ़ावा दिया था, यही करेक्ट ऑप्शन होगा सी।
पूना और अहमदनगर में शुरू हुआ, गलत है। साहूकारों के खिलाफ संचालित किया गया, छोटे जमींदार तथा बगान मालिकों के पूर्व कर्मचारियों के विरुद्ध संचालित था, गलत है सब। देखिए, शुरू समझने का प्रयास कीजिए। 1859 में बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से यह विद्रोह शुरू हुआ था। नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से विद्रोह शुरू हुआ था, जहां दो किसान, दिगंबर विश्वास, काफ़ी फेमस नाम है, और विष्णु विश्वास ने नील की खेती यहाँ पे छोड़ दी थी, प्रतीकात्मक विरोध के रूप में। अब जो भी देखिए, जो विद्रोह, ब्रिटिश जो विद्रोह था, ठीक है, यह किसी और के खिलाफ नहीं था, बल्कि ये जो भी बगान मालिक थे, जिनको यहाँ पे प्लांटर्स बोला जाता था, उनके खिलाफ था, जिन्होंने किसानों को उन शर्तों के तहत नील की खेती करने के लिए मजबूर किया था, जो किसानों के लिए बिल्कुल प्रतिकूल था। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बिहार का, जो आंदोलन चला था, वहाँ पे भी नील की खेती को लेके, तीन कटिया पद्धति को लेके, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन 1859 की ये बात है। अब धीरे धीरे यह संघर्ष कई हिस्सों में फैल गया, पुलिसकर्मियों के द्वारा हस्तक्षेप किया गया, तो किसान माने नहीं, पुलिसकर्मियों पे भी हमला किए, और बागवानों ने, जो भी प्लांटियर्स थे, इसके जवाब में किराए में और वृद्धि कर दी कि चलो ये लो, तुम लोग विद्रोह करोगे और हम लोग किराए में वृद्धि कर देंगे। किसानों को बेदखल कर दिया, किसान और अधिक उग्र हो गए। अब यही था ना कि तू मैं होने लगी यहाँ पे। पावर में कौन है, ध्यान रखना, बगान मालिक, अंग्रेज लोग। और फाइनली देखेंगे तो अप्रैल 1860 में नदिया और पावना जिलों में बरसात डिवीजन में सभी किसान हड़ताल पर चले गए। किसानों का नेतृत्व नदिया के विश्वास जो बंधु थे, उनके द्वारा, दिगंबर विश्वास है, अभी मैंने नाम बताया आप लोगों को, दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास के द्वारा किया गया, और मालदा के रफीक मंडल और पाबना के कादर मुल्ला ने किया। ये माइक्रो लेवल पे नाम पूछा जा सकता है। मालदा के रफीक मंडल और पाबना के कादर मुल्ला के द्वारा किया गया। विद्रोह को कई जमींदारों से, विशेष रूप से देखा जाए तो नारेल के राम रतन मुल्ली का भी समर्थन मिला, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया था, और किसान की सरकार और कुछ जमींदारों द्वारा यहाँ पे हत्या भी कर दी गई थी किसानों की, ठीक है, या फिर किसानों के द्वारा, उन लोगों के द्वारा भी ये चल ही रहा था, हिंसा का दौर जारी था। प्रेस ने भी विद्रोह का समर्थन किया, देखिए सबसे बड़ी बात है, और किसानों की दुर्दशा को चित्रित करने और उनके जो भी कारण थे लड़ने के लिए, उसमें प्रेस ने अपना रोल प्ले किया था। इसी बीच देखेंगे तो बड़ा फेमस नाम दीनबंधु मित्र का है। दीनबंधु मित्र द्वारा 1858-59 में नील दर्पण, उसी समय ये लिखा था, यहाँ पे द मिरर ऑफ इंडिगो के नाम से जाना जाता है। किसानों की इसमें उनकी स्थिति, दुर्दशा को साफ साफ यहाँ पे दिखाया गया था। आगे चल के ये काफ़ी फेमस हुआ, और फिर बगान मालिकों को यहाँ पे झुकना पड़ा, जो भी उनकी पॉलिसी थी उसमें परिवर्तन लाना पड़ा। वहाँ के बुद्धिजीवियों के द्वारा बहुत अधिक इसे सपोर्ट दिया गया था, इसीलिए यहाँ पे बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसे बढ़ावा दिया था, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। भारत से अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के लिए 1923 में कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित में से कौन से सक्रिय कदम उठाए गए थे अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के लिए? पहला स्टेटमेंट है, स्वर्ण हिंदुओं को शिक्षित करने और उनके बीच अभिमत तैयार करने हेतु प्रयास। अब यहाँ पे ऑप्शन को समझने का प्रयास करिए। पूछ रहा है कि 1923 में कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सक्रिय कदम उठाए गए थे स्वर्ण हिंदुओं को शिक्षित करने और उनके बीच अभिमत तैयार करने हेतु यहाँ पे प्रयास किया गया था। भारत से अस्पृश्यता को मिटाने के लिए 1923 में कांग्रेस द्वारा जो भी कदम उठाया गया था, जैसे कि उच्च जाति के हिंदुओं के बीच जो भी राय था, मशवरा करना था कि स्वर्ण हिंदुओं को शिक्षित करने और उनके बीच अभिमत तैयार करने के लिए, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होगा। दूसरा है अस्पृश्यता की बुराई के बारे में अवर्णों को शिक्षित करने का यहाँ पे प्रयास।
अब यहाँ पे देखिए दोनों में अलग अलग ठीक है बातें हैं। चूँकि छुआछूत की बुराइयों के बारे में कांग्रेस ने अवतारवादियों को शिक्षित करने का प्रयास पूरी तरीके से नहीं किया, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। अवार्ड है यहाँ पे ठीक है, जो भी डिप्रेस्ड क्लास के जो लोग हैं उन्हीं को बोला जाता है। अवार्डों के लिए मंदिरों के द्वारों को बलपूर्वक खोला गया, क्या ऐसा था? बिल्कुल नहीं था, बल्कि और अधिक, जैसे कि केरल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी थी, केपीसीसी केरल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने हिंदू मंदिर और सभी सार्वजनिक रास्तों को हरिजनों के लिए खोलने के लिए तत्काल आंदोलन शुरू करने का फैसला किया, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जबरन अवतार के लिए मंदिर के दरवाजे यहाँ पे ठीक है मतलब नहीं खोला गया। तो यहाँ पे बलपूर्वक खोलना था, लेकिन खोला क्या किया गया? नहीं किया गया, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसीलिए गलत हो जाएगा। इसने सरकार को उन कानूनों को पारित करने के लिए याचिका नहीं दी जो गैर कानूनी रूप से या फिर गैर कानूनी घोषित करेंगे। अस्पृश्यता के विरुद्ध घोषित करने वाले कानून बनाने हेतु सरकार को याचिका देना, जबकि ये किया ही नहीं गया था। तो इसीलिए पहला ही स्टेटमेंट सिर्फ यहाँ पे करेक्ट होगा, बाकी का यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा। क्योंकि देख पा रहे हैं यहाँ पे शिक्षित की जब बात आए तो थोड़ा बहुत यहाँ पे सपोर्ट किया गया, लेकिन बाद में जैसे बुराई आ गई, मंदिर में घुसना हो गया या फिर इसके लिए कोई कानून बनाना, यहाँ पे देखेंगे तो पूरी तरीके से ठीक है सरेंडर कर दिया गया था। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा केवल और केवल यहाँ पे एक ही होगा। नेक्स्ट है 1835 के अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह मैकाले की सलाह पर गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। बिल्कुल सही है। 1835 का जो शिक्षा अधिनियम था, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के अधीन पारित किया गया था, इसने अंग्रेजों को भारतीय शिक्षा प्रणाली में निर्देश की भाषा दिया। बिल्कुल सही है। निर्देश की भाषा के रूप में अंग्रेजी को औपचारिक संस्थागतकरण के साथ भारतीय शिक्षा को एक नई शिक्षा देने के लिए मंच तैयार किया गया। ये भी बिल्कुल सही है। इसने उच्च शिक्षण संस्थानों में अंग्रेजी को शिक्षा का एक माध्यम बनाया और निर्देश की भाषा के रूप में अंग्रेजी के औपचारिक संस्थागतकरण के साथ भारतीय शिक्षा को एक नई दिशा देने के लिए यहाँ पे मंच तैयार किया गया। इसके साथ देखेंगे तो इसने कलकत्ता मदरसा, बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्य संस्थानों को बहुत अधिक बढ़ावा नहीं दिया, क्योंकि ये सब प्राच्यवादी थे। यहाँ पे पुराने जो भी शिक्षा पद्धति संस्कृत वगैरह या फिर मुस्लिम धर्म से संबंधित, तो वहाँ पे पुराने चीज़ों पे बल यहाँ पे नहीं दिया गया। मौजूदा प्राच्य संस्थानों के छात्रों को छात्रवृत्ति के नए पुरस्कार और शास्त्रीय ग्रंथों के प्रकाशन को जारी रखना था। जब यहाँ पे पुराने संस्थागत संस्थाओं के लिए बजट तक नहीं दिया जा रहा, तो पुरस्कार इनको क्यों दिया जाएगा? खुद सोच के देखिए आप। इसीलिए यहाँ पे इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे देख पा रहे, सिर्फ और सिर्फ डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य के अधिराजत्व के अधीन शासन किया हुआ था? चार चार वंश से आपको ध्यान होगा, संगम, तुलु, सुलु, तुलु और अराविदु है। बाकी आपको ध्यान रखना है। थोड़ा मैं और डिटेलिंग कर देता हूँ, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का टाइम पीरियड आपको ध्यान होना चाहिए। विजयनगर साम्राज्य 1336 से लेके ये चलेगा लगभग 1672 ईस्वी के आसपास। हालांकि लास्ट तक जाते जाते ये पूरी तरीके से लड़खड़ा जाएगा और तुंगभद्रा के दक्षिण तट पर हरिहर प्रथम और बुक्का ने 1336 में ही विजयनगर शहर की नींव रखी थी अपने गुरु के आशीर्वाद से, जिसमें शुरुआती होता है यहाँ पे संगम राजवंश। संगम राजवंश टाइम पीरियड इसका 1334 से लेके 1485 के बीच, और विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला यही संगम राजवंश पहला है। और इसकी भी स्थापना देखा जाए तो हरिहर बुक्का के द्वारा, चूँकि शुरुआत ही यहीं से होता है। हरिहर बुक्का, जैसे दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत का अंतर्गत गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, तो वैसे ही यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा।
दूसरा है यहाँ पे सुलुवा राजवंश। सुलुवा राजवंश, इसकी स्थापना सुलु नरसिम्हा के द्वारा, सुलु नरसिम्हा के द्वारा किया गया था। यह साम्राज्य का दूसरा राजवंश था। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा तुलु राजवंश। इसकी स्थापना वीर नरसिम्हा के द्वारा। दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा, वीर नरसिम्हा। लेकिन तुलु राजवंश जिसके लिए जाना जाता है आपको ही पता है, कृष्णदेव राय के लिए। कृष्णदेव राय के लिए यहाँ पे जाना जाता है। साहित्य वगैरह, कला वगैरह में बहुत अधिक संरक्षण दिया गया था। लास्ट में हो जाएगा यहाँ पे अराविदु वंश। अराविदु वंश जिसकी स्थापना किया गया था तिरुमला राय के द्वारा। तिरुमला राय के द्वारा यह अंतिम राजवंश था जिसने विजयनगर साम्राज्य की अधीन कह सकते हैं कि शासन था। उसके बाद से देखेंगे तो फिर जो ऊपर दक्कन के सुल्तान थे, राजसी तांगड़ी का युद्ध होगा, तालीकोटा का युद्ध भी जिसे बोला जाता है, ठीक है, इसको तहस नहस कर दिया जाएगा। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही नहीं है? औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे में, ब्रिटिश की मौजूदगी से देसी पूंजीवाद में अवरोध आया। देखिए बिल्कुल सही है, ब्रिटिश उपस्थिति ने स्वदेशी पूंजीवाद को पूरी तरीके से बाधित किया। देखिए प्रश्न हिस्ट्री से ही है, ठीक है, ये नहीं कि इकोनॉमिक है तो इसको इकोनॉमी में रख दिया जाएगा। जो भी इसका स्टेटमेंट है ना, देखेंगे उस समय जो भी एक्टिविटी थी सब हिस्ट्री से रिलेटेड ही फिट बैठता है, आपको बेहतर समझ में आएगा। इसीलिए मैंने इस प्रश्न को शामिल किया है कि ब्रिटिश उपस्थिति ने स्वदेशी पूंजीवाद को बाधित किया और भेदभावपूर्ण शुल्क और उत्पाद शुल्क नीतियों के माध्यम से और विभिन्न संरचनात्मक बाधाओं के माध्यम से स्थानीय उद्योगों के विकास को बाधित किया। दूसरा है यहाँ पे अबंधता से देशी पूंजीवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा मिला। देखिए अबंधता का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने हिस्ट्री अगर पढ़ा होगा तो उसमें एक शब्द आता है लेसेज फेयर। लेसेज फेयर का यहाँ पे सिद्धांत लाया गया था। यह देखिए ऐसी आर्थिक नीति या व्यवस्था होती है जिसमें निजी संस्थानों के बीच लेन देन को कर मुक्त तथा अन्य सरकारी प्रतिबंधों से मुक्त रखा जाता है। अब ऐसा होगा तो देशी पूंजीवाद को कह रहा है कि सक्रिय रूप से क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। खुद आप सोचने का यहाँ पे प्रयास कीजिए। क्योंकि स्वदेशी पूंजीवाद को सक्रिय रूप से यहाँ पे बढ़ावा यह नहीं देता है। स्वदेशी पूंजीवाद एक है देशी, ठीक है, मतलब स्वदेशी है, और एक है यहाँ पे जो निजी संस्थान है जो कि अंग्रेजों का ही है और अंग्रेज ही शासक हैं यहाँ पे। उस संदर्भ में आप लोग समझने का यहाँ पे प्रयास करें, क्योंकि लेसेज फेयर मुक्त बाजार पूंजीवादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें सरकार की हिस्सेदारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पूर्वी भारत में श्वेत सफेद सामूहिक एकाधिकार व्हाइट कलेक्टिव मोनोपोली सबसे पहले आया तथा सर्वाधिक सुदृढ़ यहाँ पे बना रहा। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे श्वेत सामूहिक एकाधिकार जल्दी आया और पूर्वी भारत में सबसे अधिक लंबे समय तक रहा। अंग्रेज इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जिसमें कहना कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए। रेलवे के निर्माण से पहले बॉम्बे के भीतर प्रवेश करना कठिन था। रेलवे के निर्माण से पहले पूछ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है। रेलवे के निर्माण के पहले मुंबई के आंतरिक भागों में घुसना एक तो बिल्कुल ही कटा हुआ क्षेत्र है, एक छोटा सा आइसलैंड ही मान लीजिए, तो थोड़ा डिफिकल्ट तो था ही यहाँ पे। तो इसका करेक्ट उत्तर आप लोग समझ में आ गया होगा, यही होगा। ब्रिटिश की मौजूदगी से देसी पूंजीवाद में क्या आया, सॉरी, इसका दूसरा हो जाएगा ना, ये तो यहाँ पे अवरोध आया ही आया, बी हो जाएगा। अबंधता से देसी पूंजीवाद को सक्रिय रूप से क्या मिला, बढ़ावा मिला, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द और अर्थ यहाँ पे सही नहीं है? जैसे कि नंबर 1 है खलीसा भूमि। खलीसा दिया हुआ है जो भी शब्दावली, ऐसे गांव जिनकी आय सीधे राज्य के खजाने में चली गई, बिल्कुल ही करेक्ट है। मौजा विद्रोही क्षेत्र है। देखिए मौजा विद्रोही क्षेत्र नहीं था, एक प्रकार का ऐसे समझिए यह प्रशासनिक जिला था जो एक विशिष्ट भूमि क्षेत्र से मेल खाता था जिसके भीतर
एक या अधिक बस्तियां हो सकती थी। और 20वीं शताब्दी से पहले यह शब्द परगना या राजस्व जिले में राजस्व संग्रह इकाई के रूप में शामिल किया जाता था। तो ये गलत हो जाएगा। बाकी इनाम में विद्वान और धार्मिक आदमी को आवंटित भूमि, बिल्कुल सही है। जागीर जो कि मनसबदारों को वेतन के बदले में दिया जाता था परदेसी कार्य के रूप में, दोनों सही है। आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है, जैसे कि इक्तादारों को क्या दिया जाता था, मनसबदारों को क्या दिया जाता था, दक्षिण भारत में अमर नायकों को क्या जी दिया जाता था। ऐसे बहुत सारे शब्दावलियाँ हैं, नाम है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वास्तविक गुंबद और मेहराब वाली पहली संरचना निम्नलिखित में से किस भवन में पाई जाती है? इस भवन का नाम है यहाँ पे सुल्तान बलबन का मकबरा। यह मेहरौली देखा जाए तो नई दिल्ली ही मान लीजिए, इसी में स्थित है महरौली, ठीक है, जो है ना यहाँ पे लाल किला के आसपास ही आप लोग मान लीजिए, ठीक है, जो कि लौह स्तंभ है, लगाया गया है। यह एक वास्तविक गुंबद है और मेहराब वाली पहली संरचना मानी जाती है। 2.5 दिन का झोपड़ा सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है और राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 2.5 दिन में। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, यह दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर के भीतर ही स्थित है। इसको भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। इसके अलावा है यहाँ पे अलाई मीनार। यह एक अधूरी मीनार है जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने छोड़ दिया था। इसका उद्देश्य था कि हम लाल किला से भी 2 गुना ऊंचा करवाएंगे, लेकिन नहीं बढ़ा। लगभग 25 मीटर की इसकी ऊंचाई है और अलाई मीनार की जगह अब अलाई दरवाज़ा इसे बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे, सराफ कई अलाउद्दीन खिलजी के एक मंत्री थे। देख पा रहे, सराफ कई अलाउद्दीन खिलजी के एक मंत्री थे, जो कि बिल्कुल सही है। सराफ कई अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व मंत्री थे, इसीलिए ये सही है। गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है, गियासुद्दीन लिख लीजिए। गियासुद्दीन तुगलक के तहत मुख्तिस को चेतावनी दी गई थी कि वे अपने अधिकारियों को उनके वेतन के ऊपर और ऊपर ले जाने वाली छोटी राशि के लिए किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करें। बिल्कुल सही है। वे अपने अधिकारियों के वेतन के ऊपर और ऊपर छोटी मात्रा के लिए, छोटा अमाउंट के लिए कह सकते हैं कि व्यवहार नहीं करना था, बिल्कुल ये दिया गया था आदेश। दूसरा है अरबी कृति मसलिक ए अबसार मोहम्मद बिन तुगलक के तहत इक्ता प्रणाली के कामकाज का विवरण देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अल उमरी द्वारा लिखा गया मसलिक ए अबसार, मसलिक ए अबसार। इसमें देखेंगे तो इक्ता प्रणाली को बखूबी इसमें बताया गया है। जैसे कि इक्ता प्रणाली आपको ध्यान होगा इल्तुतमिश द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया था और इक्ता के धारकों को इक्तदार या मुक्ति भी कहा जाता था। अपनी सैन्य सेवाओं के बदले इक्तदार जो होते थे या फिर वेतन के रूप में ये लोग काम करते थे और जो भी आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो शासक के फरमान को लागू करते थे, वहाँ से राजस्व भी इकट्ठा करते थे। मार्को पोलो ने दक्षिण भारत में तुतिकोरिन के, तुति जो कोरिन है, इसके पर्ल फिशरी के बारे में उल्लेख नहीं किया है। देखिए मार्को पोलो काफ़ी फेमस यात्री है। मालाबार तट के मोती मत्स्य तट का पूरा वर्णन किया है और दक्षिण भारत में तुतिकोरिन के मोती मत्स्य के बारे में भी बताया हुआ है। इसीलिए चौथा कारक उल्लेख नहीं किया बल्कि पूरा डिटेलिंग किया है। तो यहाँ पे सही नहीं है, यही है, डी है, जो कि ध्यान रखिएगा सही है। निम्नलिखित गद्यांश पर विचार कीजिए और व्यक्ति की पहचान कीजिए। अप्रैल 1932 में जन्मी वह एक प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थी। उन्हें जयपुर घराने के एक अभिनव प्रतिपादक के रूप में पहचाना गया। उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वह संगीत नाटक अकादमी की सदस्य भी थी। अप्रैल 2017 में उनकी मौत हो गई थी।
इनका नाम है किशोरी अमोनकर। किशोरी अमोनकर एक भारतीय शास्त्रीय गायिका थी जिन्हें भारतीय परंपरा में सबसे अग्रणी गायकों में से एक माना जाता है। काफ़ी फेमस जयपुर घराने के एक अभिनव प्रतिभाता के रूप में इनको मान्यता मिली हुई थी। मृणालिनी विक्रम साराभाई, ध्यान रखिएगा, विक्रम साराभाई एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना, कोरियोग्राफर और प्रशिक्षक भी थी। दूसरा है मृणालिनी साराभाई। तीसरा है यहाँ पे मुगुबाई कुर्दिकर, जयपुर अतरौली घराने के एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका, ठीक है, मतलब गायक थे ये। चौथा है MS सुब्बुलक्ष्मी, पूरा नाम है, ठीक है, मदुरई की है ये, सन्मुखवादियु सुब्बुलक्ष्मी है, इसीलिए इनको MS सुब्बुलक्ष्मी भी बोला जाता है। तमिलनाडु की एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी। वह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित पहली संगीतकार थी, MS सुब्बुलक्ष्मी। इलाहाबाद प्रशस्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह गुप्त साम्राज्य को विभिन्न राजनीतिक संबंधों के एक जटिल जाल के अधिकेंद्र के रूप में स्पष्टतया प्रस्तुत करता है। बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर है यह। पूरा का पूरा देखेंगे तो इलाहाबाद जो प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, समुद्रगुप्त का एक स्तंभ है और इसकी रचना समुद्रगुप्त के ही जो दरबारी कवि था हरिशेन के द्वारा यहाँ पे किया गया था। गुप्त काल के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने के लिए बहुत ही अच्छा अभिलेख है, बहुत ही अच्छा एपिग्राफिक स्रोत है यहाँ पे। कुल इसमें देखेंगे तो 33 लाइन है, 33 लाइन है। अब इसमें लाइनों को यहाँ पे पूछ लिया गया है, देख पा रहे हैं, एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है। किसकी पंक्ति 15 में कोटा परिवार के एक राजा को बंदी बनाने को निर्दिष्ट करती है, जबकि शिलालेख की 13 से लेकर 15 तक की पंक्तियों में उनके आर्यव्रत जो भी युद्ध उत्तर या, ठीक है, दक्षिण में लड़ा गया, खासकर आर्यव्रत युद्ध में देखेंगे समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख है, जिनमें उन्होंने 3 महत्वपूर्ण शासक जैसे कि अच्युत, नागसेना और गणपति नागा को नाग राजवंश से यहाँ पे हराया हुआ था। तो ये गलत हो जाएगा बी भी। इसकी पंक्ति 23 आर्यव्रत के बहुत से राजाओं का समुद्रगुप्त द्वारा हिंसापूर्व विनाश किए जाने को निर्देश करती है। अभी मैंने बताया था कि कितना 13 से 15 में सब बातें बताई गई है, तो गलत है। इसकी पंक्ति 20 में गुप्त राजा को कर देने वाले और उसका आदेश पालन करने वाले शासकों को निर्देशित करती है, ये भी गलत है यहाँ पे, ठीक है, चूंकि लाइन 19-20 में देखेंगे तो उनके दक्षिण भारत के अभियान का चर्चा है। तो सब यहाँ पे देखिए बातें लिखा गया है, लेकिन पंक्ति को अलग अलग कर दिया गया है, इसीलिए गलत हो जा रहा है। और शिलालेख 22 में देखेंगे, 22वां पंक्ति में, चूंकि तो टोटल 33 है, इसमें विशेष रूप से सीमांत राज्यों पर समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन करती है। तो इसीलिए सी और डी भी गलत हो जाएगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, ए। गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस काल में बलात्श्रम, बाल श्रम पहले की तुलना में अधिक प्रचलित हुआ। बिल्कुल सही है। गुप्त काल देखिए 320 से लेके 550 ईस्वी तक चलेगा, जब तक हुड़ों का आक्रमण नहीं होगा। और इसमें दिखाया गया है कि जो बलात्श्रम है, बाल श्रम या फिर बलपूर्वक श्रम भी कह सकते हैं, उस समय बलपूर्वक श्रम को विष्टि के नाम से जाना जाता था। विष्टि, ऐसे शब्दों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इससे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, विष्टि बहुत आम हो गया था, क्योंकि इससे राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। लोगों द्वारा भुगतान किए जाने वाला यह भी एक प्रकार का कर था। विष्णु पुराणों के एक उद्धरण में निर्दिष्ट है कि प्रयाग तक गंगा से लगे सभी भूभागों पर गुप्त वंश का आधिपत्य था। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। विष्णु पुराण में कहाँ ही कहा गया है, जो बातें इसमें लिखा गया है कि गुप्त प्रदेशों में चंद्रगुप्त प्रथम के काल में प्रयाग, साकेत, मगध सब क्षेत्र शामिल था, जो गुप्तों को ही इंडिकेट करता है। और प्रयाग तक गंगा के साथ सभी क्षेत्रों को, मतलब कह सकते हैं कि उनका कंट्रोल था। मेहरौली शिलालेख यह इंगित करता है कि चंद्रगुप्त बंगाल में शत्रुओं के राज्य संघ के विरुद्ध लड़ा था और उसने पंजाब में भी एक अभियान का नेतृत्व किया हुआ था।
पंजाब में भी किया था। ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वारा रखी गई मेहरौली शिलालेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने बंगाल में दुश्मनों की संघर्षशीलता के खिलाफ लड़ाई लड़ी और पंजाब में भी एक अभियान चलाया हुआ था। इसीलिए देखेंगे तो उसका विस्तार उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत के हिस्से तक फैला हुआ था। सौराष्ट्र गुजरात साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। ध्यान रखिएगा, इधर वकाटक है ना, जहाँ पे प्रभावती गुप्त का चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह किया था, जो उसकी बेटी ही थी। तो जब उसके पति की मृत्यु हो गई थी तो कंट्रोल हो गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को आगे चल के हराया भी था और गुजरात के सौराष्ट्र और काठियावाड़ का कंट्रोल भी लिया था। तो इसीलिए यहाँ पे डी हो जाएगा गलत उत्तर। पट्टेदारी पद्धति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पट्टेदारी पद्धति की 3 श्रेणियां आ गई, जमींदारी, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी। देखिए कितना आसान सा स्टेटमेंट बनाया हुआ, बिल्कुल सही है यह। जमींदारी प्रथा या फिर जमींदारी सिस्टम को देखा जाए तो 1793 में ही परमानेंट सेटलमेंट अर्थात अस्थायी बंदोबस्त के माध्यम से कर्नवालिस के द्वारा यहाँ पे बिल्कुल फिक्स कर दिया गया था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी जैसे प्रांतों में लगाया गया था। मैंने यहाँ पे क्या था कि मुख्य रूप से देखा जाए तो जमींदारों को भूमि का मालिक यहाँ पे बना दिया गया था और इसमें जो कर था 11 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें 1/11 जमींदार को और 10/11 यहाँ पे कंपनी को मिलता था। जमींदार व्यवस्था में किसी एक व्यक्ति अथवा अधिक से अधिक कुछ संयुक्त मालिकों द्वारा भूमि का अधिकार रखा जाता था, जो भू राजस्व के भुगतान के लिए उत्तरदायी होते थे। बिल्कुल करेक्ट है। महलवाड़ी व्यवस्था में कृषि भूमि सरकार की शासकीय होती थी। अब यही देखिए गलत हो जाएगा। महलवाड़ी व्यवस्था में आपको ध्यान होगा, जो कि यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक की सरकार के समय ही यहाँ पे लाया गया था। इसमें देखेंगे तो जमींदारी और रैयतवाड़ी दोनों प्रणाली के तत्व मौजूद थे, क्योंकि इस प्रणाली के तहत भूमि को यहाँ पे महलों में विभाजित किया गया था, छोटे छोटे ऐसे करके। कभी कभी एक या अधिक गांव द्वारा एक महल का गठन किया गया था। किसानों को मालिकाना हक था, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। और इस प्रणाली को संशोधित जमींदारी प्रणाली कहा जाता था, क्योंकि ग्राम प्रधान वस्तुतः जमींदार बन गया था, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। तो इसीलिए ये सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। करेक्ट उत्तर सी ही होगा। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में व्यक्तिगत धारकों के पास भूमि का अस्थायी अधिकार होता था और भू राजस्व के भुगतान के लिए सीधे उत्तरदायी होते थे। बिल्कुल करेक्ट है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त थॉमस मुनरो के द्वारा जो लाया गया था, आगे चल के मद्रास, बॉम्बे के क्षेत्रों में भी प्रचारित किया गया था और सरकार द्वारा किसानों से सीधे यहाँ पे कर वसूला जाता था। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सी।